आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं जानने के पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग उसको तुरंत बता दीजिएगा कि सर ऐसी संख्या जो p/q के रूप में रहे और q का मान 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये बहुत ही हल्का है, लेकिन बच्चों अगर आपको हम एक संख्या दें कि चलो ये बताओ बच्चों, ये दशमलव वाली संख्या है 3.6666, ये कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है या कौन सी संख्या है? तो इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि बहुत बच्चे नहीं भी बता पाते हैं। चलिए आपको दूसरी संख्या हम दे रहे हैं 0.857142। इस पे ये रेखरिंग लगा हुआ है। ये बताइए कौन सी संख्या है? तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि सर बहुत बच्चे जो पढ़े हैं कि p/q जो अंश बटे हर के रूप में हो तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। चलिए हम आपको इस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है क्या। तो पहला परिभाषा तो एकदम बिल्कुल सत्य है कि जो अंश बटे हर के रूप में हो और हर का मान 0 नहीं हो तो परिमेय संख्या है। दूसरा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या को आप एक पूर्णांक को जब किसी अन्य पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो वो भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या में जैसे हम आपको बताएं कि ये 3.66 ये चल रही है। पहला देखिए 1/2, ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में है। आप इसको भाग दे दीजिए, नहीं खाएगा 0 दिए, ठीक है, तो 2 पंचे 10, ये 0.5 आया। ये संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या। इसी तरह ये 3.66 ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या जो है आपका जो है 11/3 इसी का रूप है। तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। 3 को आप भाग दीजिए 11 से, तो देखिए 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। 11 में 9 गया, कितना बच गया? 2। अब भाग नहीं लगा, क्या कीजिएगा? दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 आ गया 20, 3 6 18, 10 में 8 गया 2, ठीक है, फिर पॉइंट है, फिर 0, फिर वही संख्या आ रही है, फिर वही 6 बार खाएगा, 3 6 18, 10 में 8 गया 2। तो ये संख्या क्या होती है? बार बार रिपीट होती है, अगेन एंड अगेन आते ही रहती है। तो ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी हमारी? ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। परिमेय संख्या में 2 तरह का होता है, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। तो जो पूरा पूरी कट जाए ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। और जो पूरा पूरी नहीं कटे, रिपीट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। लेकिन ये भी परिमेय संख्या में ही आती है। दूसरी संख्या है 0.857142। ये रेखरिंग जो लगाए हैं इसके माथे पे यहां तक लगाए हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट होगी। देखिए यहां पे जितने पर रेखरिंग लगाए हैं, मतलब 0.857142 और फिर भाग दीजिएगा तो वही आएगा 857142, ठीक है। तो ये भी संख्या है, ये 6/7 ये संख्या है। आप इसको भाग दीजिएगा तो इसी रूप में आएगा। देखिए हम आपको भाग देके दिखाते हैं। 7 को 6 से भाग दीजिए, भाग नहीं लगेगा तो 0 दशमलव लगाइएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, यहाँ कट गया, फिर पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 5 35, 10 में 5 गया 5, ये कट गया, फिर पॉइंट है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप कितने बार खाएगा? 7 बार, 7 7 49, 10 में 9 गया 1, फिर ये कट जाएगा, फिर पॉइंट है यहाँ 0 आएगा, फिर कितना बार खाएगा? 1 बार, 10 में 7 गया 3, फिर पॉइंट है, फिर 0 आएगा, कितना आएगा? 4 बार में 7 चौक 28,
10 में 8 गया 2, ये कट गया, ये 2 है, फिर पॉइंट है क्या आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। फिर कितने बार का आएगा 7, 2 बार, 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, फिर पॉइंट कितना आएगा 0, फिर देखिए ये 60, फिर यही 60 आ गया, इसका मतलब फिर वही बार कहेगा 8 बार में। तो ये जो संख्या 8, 5, 7, 1, 4 और या 2, ये फिर बार रिपीट होगा। तो ऐसी संख्या जिसमें क्या हुआ था, एक ही संख्या रिपीट हो रहा था 6, 6, 6, इसमें क्या एक समूह है 8, 5, 7, 1, 4, 2, इतने का समूह है जो फिर रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्या को भी हम क्या कहेंगे, ये भी संख्या परिमेय संख्या में ही आती है, लेकिन ये अशांत दशमलव हो गया, ये भी आपका अशांत दशमलव हो गया, लेकिन ये जो पूरा पूरी कट गया ये हो गया शांत दशमलव। ये हुआ परिमेय संख्या। कोई भी दो पूर्णांक को जब एक पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो वो भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका वही परिभाषा हम लोग याद रखते हैं, ऐसी संख्या जो p बाय t के रूप में नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। या फिर जिसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो तो उसको भी आप क्या कहिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या पहचान है, जैसे ये √2 है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका देखिए जब आप √2 का निकालिएगा वर्गमूल तो 1.414213 ये चलते जाएगा, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, चलते रहती है। तो जो रिपीट नहीं हो, बार बार वो संख्या अंत ही नहीं हो, भाग चलते जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। √3 का देख लीजिए 1.73205008, इसी तरह ये चलते जाएगी, मतलब इसमें कोई भी संख्या जिसमें रिपीट हो रही है इसमें रिपीट नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब कोई एक संख्या दे दिया √25, ये परिमेय की अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 5 होगा, 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। -3 है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह, तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मतलब परिमेय संख्या का भी समूह रहेगा और परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या का समूह, दोनों का समूह, तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या का बारे में। देखिए आगे, वास्तविक संख्या में इस अध्याय में हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करेंगे। धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण इसमें हम बात जो करेंगे वास्तविक संख्या में धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक 2 तरह के हैं, एक ऋणात्मक जो माइनस में आते हैं, एक पॉजिटिव जो प्लस में आते हैं। तो उसमें जब भी बात होगी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात होगी, इसका 2 महत्वपूर्ण गुण है। ये गुण क्या है, ये पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम आप कलन विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहला हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा किस गुण के बारे में बात करेंगे, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत
प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दो रियल नंबर में धनात्मक पूर्णांक का दो महत्वपूर्ण गुण है। पहला गुण हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दोनों को पहले देखिए शॉर्ट में बताते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब हुआ है कि कोई भी दो धनात्मक संख्याओं को जब भाग दीजिएगा, कोई धनात्मक संख्या a को किसी धनात्मक संख्या b से भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है, जिसमें जो है शेषफल का मान यहां पर देखिए, इसको आप दूसरा इस रूप में ही बोल सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे यूक्लिड विभाजन में। और दूसरा जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम बात करें कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे आप 35 ही ले लीजिए, तो ये जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 35 को 7 × 5 = 35, तो इसके ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या का गुणनखंड। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 35 को हम लिख दिए 7 × 5 = 35। इसी तरह और भी कोई संख्या है, तो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही हो गया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये हो गया। अब दोनों के बारे में हम विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक, देखिए इसको हम लिख देते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक a, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक a है, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा है। मतलब शेषफल जो है वो b से छोटा है। तो इस जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो कोई किसी मोसो निकालने के लिए करते। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, उसका हमको मोसो निकालना है। मोसो इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इसी का यूज करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक HCF निकालने के लिए ही करते हैं इसका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है हमको कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, और जो शेषफल का मान हो वो b से छोटा हो। जैसे हम आपको बताया यही है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका मतलब होता है ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे 36 को हम 5 से भाग देते हैं, 36 को 5 से भाग दीजिए, 5 सते 35, 6 5 गया, 1 बच गया। तो ये आपका जो ये 36 हो गया, ये क्या हो गया भाज की जगह में कितना लिखेंगे 36। आइए भाजक हो गया आपका 5, 7 क्या हो गया आपका भागफल, और ये क्या हो गया शेषफल। शेषफल को रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, मतलब 5 गुना 7, जिससे आप भाग दे रहे हैं भाजक। अब भागफल कितना है आपका 7, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेष आपका कितना बचा 1। तो इस विधि से हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसम हम लोग निकालते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसम ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 867 और 255। बच्चों ये जो सवाल है ये हर एक साल बोर्ड परीक्षा में आता है 2 नंबर के लिए। ये वीवीआई सवाल है, आना ही आना है, हर एक साल आता है। आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और इसको उल्टा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। क्वेश्चन में संख्या बदल जाएगा लेकिन तरीका ये पूछने का यही रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हर एक साल आता है। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, इसको आप हमेशा इसको ध्यान में रखिए। देखिए इसको बनेगा कैसे, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का मीनिंग कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका आप हिंदी में ऐसे समझिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस विधि में आपको लाना है। तो चूंकि कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। यहाँ जैसे ये सबसे 867 और 255 में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है 867, तो आपका 867 हमेशा क्या होगा भाज्य बनेगा। अब भाजक आपका क्या बनेगा 255। तो अगर आपको बनाने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए 867 ये आपका भाज्य हो गया, कितना भाजक कितना है 255। इसे आप भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा तो आपका निकल जाएगा। अगर 2 बार में कटाते हैं 5 10 0 8 10 11 510, ये तो कम है। 3 बार देखिए 5 3 15 के 5 8 पर 1 5 3 15 1 16 6 8 पर 1 765। हमको लगता है 3 बार में ही कटेगा। फिर भी आप जो है एक बार और एक्स्ट्रा देखिए आगे बढ़ करके 5 20 के 0 8 पर 2 5 20 2 22 के 2 8 पर 2 4 8 10। देखिए ये बड़ा हो गया, ये नहीं खाएगा। कितने बार खाएगा 3 बार खाएगा। 3 बार खाएगा कितना आएगा 765। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 102। ये हो गया आपका। अब आपको इससे पता चल गया बच्चों, क्या पता चल गया कि मेरा भाज्य कितना है 867, इसको यहां लिखेंगे। भाजक कितना है 255, ये तो लिखेंगे ही। भाजक को कितने से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, भाजक गुना भागफल आ गया। आपका शेषफल कितना बचा 102। इसको आप चेक भी कर सकते हैं 255 गुना 3 5 3 15 5 8 पर 1 5 3 15 16 6 8 पर 1 765 और 102 जोड़ दीजिए 867। देखिए आपका आ गया। तो यही फॉर्मूला है। इसको इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक आपका ये जो शेषफल है शून्य नहीं हो जाए। इस प्रक्रिया को कब तक आगे बढ़ाना है जब तक यह शेषफल आपका शून्य नहीं हो जाए, तब तक इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहना है। अब क्या करेंगे 867 को कर दिया 255 गुना 3 102। अगले में अब ये दोनों को लेंगे 255 और 102। तो 255 और 102 में बड़ा कौन है 255।
तो 255 लिखेंगे या 102 लिखेंगे। ठीक, अब 255 में फिर आप भाग देके चेक कर लीजिए कि कितने बार में कटेगा। तो 102 गुना 3 बार कीजिए, 3 दूनी 6, 306 ज्यादा हो जा रहा है, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 2 ही बार में कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5। तो देखिए इजी हो गया। मतलब भाज्य आपका ये हो गया, बीच वाला भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब 102 को कितने से गुना करेंगे, 2 से। शेषफल आपका कितना बच गया, 51। तो फिर अभी भी मेरा शेषफल यहाँ 0 नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो 102 और 51 लेंगे। ये दोनों में कौन सा बड़ा है, 102 बड़ा है, यहाँ 51 लिखिएगा। फिर यहाँ आप जो है 102 को 51 से भाग दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 2 1 2, 5 2 निकल, देखिए कट गया। शेषफल क्या आ गया, 0। तो आगे आपको नहीं बढ़ना है। तो 51 गुना 2 और शेषफल क्या हो गया आपका, 0। तो आपका ये प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ये जो यहाँ पे बच गया, यही आपका क्या हो गया, मौसम। तो मौसम बराबर मेरा क्या हो गया, 51। HCF इंग्लिश में कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से इसी तरह से ये सवाल बच्चों बनते हैं। और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच पाए। फिर हम आपको आगे दूसरा नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं। कुछ सवाल है बच्चों जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना के लाना है। पहला सवाल 43 65 और 72450। दूसरा 252 और 1540। तीसरा 196 और 38 220। चौथा 365 और 12450। अगला 135 और 225। अगला 455 और 42। अगला 12576 और 4052। ठीक है, इतने सारे सवाल है बच्चों, इसको आपको बना के लाना है। अगर आपको फिर दिक्कत होगा फिर ये सारे सवाल को हम पुनः बताएंगे। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में हम बता चुके हैं पहले भी। इसमें आधारभूत प्रमेय में क्या होता है, इसका संबंध जो है धनात्मक पूर्णांक के गुणन से होता है। अब देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप से और भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मतलब कोई भी भाज्य संख्या है, आप उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में विभाजित कर सकते हैं। वही क्या हो गया, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। या फिर सिंपल में आप बोलिए, कोई भी किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 4 है, तो 4 को आप किससे 2 गुना 2 4 लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या का ये गुणनखंड है। 2 और 2 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। इसी को क्या कहता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक गुणनखंड वृक्ष ले लीजिए। ये गुणनखंड वृक्ष है 32760। इसको आप कहेगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है उस रूप में इसको लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इस वृक्ष को पहले इसको 2 से कटाएंगे। ठीक है, 2 से कटाएंगे। तो 2 से जब इसको कटाएंगे कितने बार में ये कटेगा, देखिए 2 1 2, एक बार खाएगा, 3 में 2 गया 1,
1 और 2 12 बन गया, 2 छक 12, ठीक है। अब कट गया, फिर 7 आ गया तो 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1, 2 8 16, 2 बार में कटा दिया, आ गया, ठीक है। फिर इसको कटाइए, फिर इसको कटाइए आप 2 बार में, 2 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 से कट गया, फिर 2 से कटाइए इसको, 2 चौक 8, एक उतरा भाग में लगेगा, क्या करेंगे 0 देंगे, फिर दूसरा उतर जाएगा, 2 9 18, 19 में 18 गया, 9 8 गया 1, 0 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए इसको आगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 3 से कटाइए, 3 से, 3 1 3, 4 3 गया 1, 10 3 तिहाई 9, 10 में गया 1 19 हो गया, 3 6 18, 9 8 गया 1, 3 5 15, 3 से कट गया, कितना आ गया 1365। फिर ये 1365 को फिर कटाइए, इधर बढ़ाते जाइए इसको, 1365, फिर इसको कटाइए 3 से, 3 चौक 12, 3 में 2 गया 1, 16 गया, 3 5 15, फिर 3 5 15, 455, 3 से कट गया। फिर अब इसको आगे बढ़ाइए, अब देखिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5, ठीक है। फिर इसको कटाइए, ये कितना कटेगा, 3 से कटेगा, 30 70 नहीं। अब इसको देखिए, अब ये कितने से कटेगा, आगे 7 से, 7 1 7, 9 में 7 गया 2, 7 1 7, 9 में 7 गया 2, 7 ठीक है, 93 91। अब ये नहीं कटेगा, अब ये आपका नहीं कटेगा। तो ये जो 32,760 को हम क्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला किससे कटा, 2 से, तो 2 लिखे, फिर दूसरा भी 2 बार में ही, तीसरा भी 2 बार में ही, फिर एक बार 3, फिर यहां देखिए एक बार 3, फिर यहां देखिए 5, फिर यहां 7 और फिर यहां लास्ट 13। तो आप इस संख्या को 32,760 को ये गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं ये सारे अभाज्य संख्या है। तो आपका अंकगणित का आधारभूत फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि किसी भी संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही मेरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। अब इसमें आता है निकालने के लिए मोसो भी आता है, लोसो भी आता है निकालने के लिए। अब उस क्वेश्चन को हम आपको रख रहे हैं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहा तो पहला संख्या 6 है, 6 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो 2 तिहाई 6 ऐसे लिखाएगा। 20 को तोड़िए, नहीं तो इधर 2 से तोड़ दिए, 2 धन 20, 2 पंचे 10। इसको लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 गुना 5। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले तोड़ दिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि इसको किसी भी भाज्य संख्या को आप उसको अभाज्य संख्या में विभाजित कीजिए। अब कह रहा है कि HCF मोसो निकाल लें। तो मोसो कैसे निकलता है कि इस दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है।
तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। और कोई ऐसी संख्या है जो आ रही है? यही 2 है। इसका मौसम कितना हो जाएगा? 2। तो मौसम मतलब क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है। अब एलसीएम कह रहा है, एलसीएम कह रहा है मतलब लॉसो आप कैसे इसको निकालिएगा? तो जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है। दोनों में क्या मिल रहा है? 2, तो 2 लिख दिए। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। देखिए 3 नहीं मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 5 नहीं मिल रहा है। तब इसको गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इसका लॉसो क्या हो गया? 60। मौसो कितना हो गया? 2। ठीक है। अब एक सूत्र आता है इसी में, आगे में देखिए इसको बता रहे हैं। मौसो गुना लॉसो बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, HCF, 2 संख्या कोई भी दिया है भी, उसका HCF गुना LCM, वही दोनों संख्या का LCM बराबर A गुना B। मतलब ये जो संख्या है A और B, ये सूत्र होता है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। उसको आपको घर से बना करके लाना है। देखिए क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उनका LCM ज्ञात कीजिए। ये सवाल को आपको बना के लाना है। 96 का भाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। ये भाज्य संख्या है, इसको भाज्य संख्या में बदल देना। 404 को फिर भाज्य संख्या, इसको भाज्य गुणनखंड में बदल देना। फिर जो दोनों में मिले वो हो जाएगा मौसो, और लॉसो जो मिले और जो नहीं भी मिले दोनों को लेकर गुणा कर देना, वो हो जाएगा आपका लॉसो। इस तरह से आपका बन जाएगा। उसके बाद बच्चों एक, अब ये हो गया। अब हम आपको एक प्रमेय अगले दिन बताएंगे। एक प्रमेय है और फिर बताना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको साबित कीजिए। इसको फिर हम अगले दिन आपको बताएंगे। थैंक यू।